हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो हमारी ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की सीरीज चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि कांस्टेंट क्या क्या है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में, यानी कि प्रॉब्लम्स क्या हैं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की। ठीक है, यानी कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के दौरान हमें क्या क्या समस्याएँ आती है। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो कि पिछले लेक्चर के बेस में भी होंगे क्वेश्चन हमारे, तो आप उनका रिप्लाई हमें कमेंट सेक्शन में करेंगे। इससे आपका टेस्ट हो जाएगा कि आपने कितना पीछे वाले लेक्चर्स को अच्छी तरह से देखा है और आप कितना याद कर पा रहे हैं चीज़ों को। और इसके बाद हम जो भी इम्पोर्टेंट होंगे यहाँ से उसमें हम स्टार मार्क करेंगे। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो प्रॉब्लम्स है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में बेसिकली पहली प्रॉब्लम तो क्लाइमेट से रिलेटेड होती है, यानी कि फर्स्ट नंबर में क्या आएगा हमारा क्लाइमेटिक कांस्टेंट होंगे। ठीक है, क्लाइमेटिक कांस्टेंट यानी कि क्लाइमेट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में। जैसे कि क्या होता है यहाँ पे, पहला तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल होता है, यानी कि जो रेनफॉल है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। ठीक है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यानी कि यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना यहाँ पे वो कभी भी होता है। यानी कि मान लो सपोज दैट एक पर्टिकुलर एरिया है हमारा, ठीक है, सपोज दैट एक एरिया हम ले लेते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट है कोई भी, सपोज दैट लखनऊ डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी एरिया में बारिश होगी, एक पर्टिकुलर एरिया में बारिश होगी और एक पर्टिकुलर एरिया में बारिश नहीं हो रही होती है, या यहाँ पे बारिश हो रही है तो यहाँ पे ड्राई कंडीशन है। इस तरह से एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल पैटर्न का पाया जाता है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बराबर नहीं होता है। ठीक है, अगला जो हमारा प्रॉब्लम है क्लाइमेट से रिलेटेड वो है कि लेट ऑनसेट ऑफ मानसून, यानी कि मानसून का देरी से आना। ठीक है, तो लेट ऑनसेट ऑफ मानसून यानी कि यहाँ पे मानसून हमारा देरी से आता है, और जब मानसून देरी से आएगा तो इस कंडीशन में प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि हमारी जो सोइंग है क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी। ठीक है, और जब सोइंग डिले हो जाएगी तो हार्वेस्टिंग भी क्या होगी, डिले होगी। ठीक है, सपोज खरीफ की क्रॉप है और जब हार्वेस्टिंग डिले हो जाएगी तो उस दौरान हमारी नेक्स्ट क्रॉप की सोइंग भी हमारी क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी। ठीक है, यानी कि लेट हो जाएगी सोइंग हमारी। तो इस तरह से जो जब हमारा मानसून देरी से आता है, टाइम पर नहीं आता है, तो हमारी सोइंग क्या होती है, लेट होती है। और लेट सोइंग की वजह से हमारा जो अगली क्रॉप मतलब वही क्रॉप को हार्वेस्टिंग हम लेट से करेंगे, यानी कटाई उसकी देरी से करेंगे, और नेक्स्ट क्रॉप की भी सोइंग हमें जब हम देरी से कटाई करेंगे तो मतलब हमारी टिलेज ऑपरेशंस वगैरह करने में टाइम थोड़ा जाएगा, तो नेक्स्ट क्रॉप भी हमारी क्या होगी, लेट से बुवाई होगी। सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल के लिए हम खरीफ की बात करें तो खरीफ में आप राइस क्रॉप लेना चाहते हैं। ठीक है, खरीफ में कौन सी क्रॉप लेना चाह रहे हैं, राइस। तो जब आप राइस क्रॉप ले रहे हैं खरीफ में, तो राइस की सोइंग होती है सपोज दैट 15 जून से लेके 15 जुलाई तक, लेकिन मानसून हमारा लेट हो गया। सपोज दैट मानसून क्या हो रहा है, लेट हो रहा है। ठीक है, तो जब मानसून लेट होगा तो हमने इसकी सोइंग कब किया, 15 अगस्त के आसपास कर दिया। ठीक है, ओके, तो हमारी हार्वेस्टिंग भी इसकी क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी, और नेक्स्ट जब हम रबी क्रॉप को सोइंग करेंगे तो वो भी हमारा लेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सेकंड पॉइंट समझ में आ गया होगा कि लेट ऑनसेट ऑफ द मानसून की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, और ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में मेजर कांस्टेंट है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, तो सी नंबर हम देखते हैं जो क्लाइमेटिक कांस्टेंट में हम पढ़ रहे हैं, तो अर्ली विड्रा ऑफ मानसून, यानी कि मानसून हमारा जल्दी से निकल जाता है। ठीक है, अर्ली विड्रा ऑफ मानसून यानी कि मानसून जब हमारा जल्दी से निकल जाएगा, समय से पहले ही मानसून निकल जाएगा, तो उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम आएगी, जब समय से पहले मानसून निकल जाएगा तो हमारा जो क्रॉप है
या फसल है जो हमारी टर्मिनल ड्राउट का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, हम बताएंगे आपको टर्मिनल ड्राउट क्या होता है। तो टर्मिनल ड्राउट आ जाएगी क्रॉप में। टर्मिनल ड्राउट मतलब होता है कि जब फ्लावरिंग के दौरान क्या होती है, हमारी पानी की कमी आ जाती है। अगर मतलब जब फूल में अवस्था में होती है क्रॉप, तो फ्लावरिंग के दौरान वाटर की जो डिफिशियंसी होती है, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, टर्मिनल ड्राउट कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अगला हमारा जो कांस्टेंट रहेगा ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का, जो कि हम पढ़ रहे थे क्लाइमेटिक कांस्टेंट के अंतर्गत। तो इसे हम देखते हैं कि अगला जो हमारा कांस्टेंट है प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल ड्यूरिंग द क्रॉप पीरियड, यानी कि लंबी अवधि के लिए। हम आगे इसको समझाएंगे। प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल ड्यूरिंग क्रॉप पीरियड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि सपोज दैट हमने सोइंग तो टाइम में कर दिया। ठीक है, सोइंग हमने टाइम पे कर दिया क्रॉप की। ठीक है, और इसके बाद हमारी क्रॉप जो है ग्रो हुई। ठीक है, सपोज दैट क्रॉप को हमने ग्रो किया। अब जैसे ही सपोज दैट मान लो कि जून में हमारी बारिश हो गई। ठीक है, तो हमने टाइम पे सोइंग कर दिया, लेकिन जब हमारी क्रॉप थोड़ा बड़ी हुई, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर रेनफॉल हुई ही नहीं। ठीक है, यानी कि लंबी अवधि के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए रेनफॉल का ना होना। ठीक है, यानी रेनफॉल नहीं हुई। ठीक है, लंबी अवधि के लिए। और जब रेनफॉल नहीं होगी लंबी अवधि के लिए, तो हमारा जो क्रॉप है वो मॉइस्चर स्ट्रेस की कंडीशन से ड्राउट का शिकार हो जाएगी। ठीक है, यानी कि सूखे की स्थिति में आ जाएगी। यही हमारी प्रॉब्लम्स होती है अगर हमारा प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल ड्यूरिंग द क्रॉप पीरियड होता है। और ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का ये भी एक मेजर कांस्टेंट है, प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल ड्यूरिंग द क्रॉप पीरियड, यानी लंबी समय के लिए सूखे की स्थिति बनी रहना। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, जो कि क्लाइमेटिक कांस्टेंट के अंतर्गत ही आएगा। तो यहाँ पे पहले क्या होती है, इनएडेक्वेट रेनफॉल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि रेनफॉल तो हुई है, लेकिन रेनफॉल सफिशिएंट नहीं है क्रॉप को ग्रो करने के लिए, यानी कि थोड़ा सा ही रेनफॉल होती है, यानी कि लिटिल रेनफॉल हो रही है। ठीक है, लिटिल अमाउंट ऑफ रेनफॉल हमें यहाँ मिलती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर भी हमारा क्या होता है, एक मेजर कांस्टेंट हो जाता है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का। इसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में ड्राउट और फेमाइन देखने को मिलता है। ठीक है, ड्राउट की प्रॉब्लम होती है। और ड्राउट जब आएगा, आपको बताया था मैंने कल की क्लास में कि अगर ड्राउट आएगा तो उससे क्या हो जाएगा, फेमाइन की समस्या बनेगी। ड्राउट मतलब सूखा की स्थिति जब बनती है, तो यहाँ पे क्या होता है, फेमाइन की स्थिति क्रिएट हो जाती है, यानी कि भूखमरी की समस्या का सामना करना पड़े, क्योंकि हमारा फसल का उत्पादन वहाँ पे अच्छी तरह होता नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमें भूखमरी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे हॉट ड्राई विंड भी होते हैं इसी एरिया में, क्लाइमेटिक कांस्टेंट में ही आएगा, जो कि हॉट ड्राई विंड होते हैं यहाँ पे, यानी कि गर्म हवाएं चलती हैं। ठीक है, और गर्म हवाओं की वजह से जो ईटी लॉस होता है, इवेपो ट्रांसपिरेशन लॉस होता है, यानी वाष्पीवातोत्सर्जन जो होता है पौधों का, प्लांट का, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। इवेपो वाटर का लॉस क्या होगा, यहाँ पे हवाओं के आक्रमण से क्या होगा, ज़्यादा लॉस होगा वाटर का। ठीक है, और जब वाटर लॉस होगा तो डिमांड भी वाटर की बढ़ेगी, और तो ये भी हमारा एक मेजर कांस्टेंट होता है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का। तो इस तरह से हमने 5 क्लाइमेटिक कांस्टेंट हमने पढ़ा, जो कि पहला कांस्टेंट था अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, यानी कि एक जगह बारिश हो रही है, दूसरी जगह बारिश नहीं हो रही है उसी एरिया में। सेकंड हमारा जो कांस्टेंट था लेट ऑनसेट ऑफ मानसून, यानी मानसून हमारा देरी से आता है। नेक्स्ट हमारा कांस्टेंट था अर्ली विड्रॉ ऑफ मानसून, यानी मानसून का जल्दी से निकल जाना। देन है प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल ड्यूरिंग द क्रॉप पीरियड, यानी कि क्रॉप पीरियड के दौरान लंबे अवधि के लिए सूखे की स्थिति बन जाना बीच में, जिससे कि ड्रॉट यानी कि सूखे की स्थिति बन जाती है। अगला है इनएडेक्वेट रेनफॉल, यानी कि रेनफॉल पर्याप्त मात्रा में ना होना। और हमारा क्लाइमेटिक कांस्टेंट में लास्ट पॉइंट था हॉट ड्राई विंड, यानी गर्म हवाएं चलना, जिससे कि इवेपो ट्रांसपिरेशन लॉस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पहले तो क्लाइमेटिक कांस्टेंट हो गए। अगला हम पढ़ेंगे सॉइल के फैक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, सॉइल कांस्टेंट क्या क्या है। ठीक है,
तो सॉयल रिलेटेड फैक्टर क्या क्या होते हैं, सॉयल फैक्टर में हम देखेंगे या सॉयल कांस्टेंट में देखेंगे, कहाँ पर, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पर। तो सॉयल कांस्टेंट क्या क्या होते हैं मेजर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में, हम इनको देखते हैं। तो पहला जो सॉयल कांस्टेंट होता है कि यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, लो होता है। तो लो ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि यार ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में क्रॉप हमारी कम ग्रो होती हैं, इसीलिए यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर है वह कम होगा यहाँ की मिट्टी में, ठीक है। यानी कि मिट्टी हमारी क्या होगी, फर्टाइल नहीं होगी, यानी कि पुअर फर्टिलिटी स्टेटस, ठीक है, स्टेटस ऑफ सॉयल, यानी सॉयल हमारी पुअर होगी यानी लेस फर्टाइल होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी तरह से जब हमारा ऑर्गेनिक मैटर कम होता है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या होगा, कम होगा। तो पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉयल, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है कि जो सॉयल हमारी मिट्टी है, मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता कितनी है, वही कहलाता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और सैंडी सॉयल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, लेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, और क्ले सॉयल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाईएस्ट होती है, ठीक है, इसकी बहुत कम होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। इस चीज़ को हमें याद रखना है। नेक्स्ट कांस्टेंट क्या रहेगा हमारा, जो कि सॉयल से रिलेटेड होगा, सैलो सॉयल डेप्थ, यानी सॉयल की जो डेप्थ होती है सैलो होती है, सैलो सॉयल डेप्थ। सैलो सॉयल डेप्थ क्यों होती है, क्योंकि जो हमारा रूट है बहुत गहराई में नहीं जा पाती है इस कंडीशन में, इसीलिए जो सॉयल डेप्थ होती है सैलो हो जाती है। अगला कांस्टेंट हम देख लेते हैं, सॉयल से रिलेटेड जो ही कांस्टेंट है, जो सॉयल होती है ज़्यादा सलाइन या एल्कलाइन कंडीशन होती है, तो सॉयल सैलिनिटी या फिर एल्कलिनिटी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ओके। तो इस तरह से हमारे सॉयल से रिलेटेड कांस्टेंट हो गए। और तो हम एक बार और देख लेते हैं कौन कौन से सॉयल फैक्टर्स हैं, सॉयल कांस्टेंट है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में। पहला तो लो ऑर्गेनिक मैटर होता है यहाँ पे, ठीक है। अगला है पुअर फर्टिलिटी स्टेटस ऑफ द सॉयल, यानी सॉयल का फर्टिलिटी स्टेटस बहुत कम होता है। नेक्स्ट है पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या होती है, कम होती है। अगला हमारा सैलो सॉयल डेप्थ, यानी सॉयल की डेप्थ भी क्या होती है, सैलो होती है यहाँ पे। एंड सॉयल सैलिनिटी प्रॉब्लम भी यहाँ पे ज़्यादातर होती है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, जो कि हम दूसरा कांस्टेंट जो सॉयल से रिलेटेड था उसे हम पढ़ रहे थे। नेक्स्ट हमारा कांस्टेंट होगा सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है, यानी सोशियो इकोनॉमिक क्या क्या फैक्टर्स हैं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में, क्या क्या कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो हम तीसरे नंबर में देखेंगे सोशियो इकोनॉमिक कांस्टेंट, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक मतलब क्या है, सोशियो मतलब सामाजिक, इकोनॉमिक मतलब धन से रिलेटेड, ठीक है, या मतलब कि वित्त से रिलेटेड है। तो सोशियो इकोनॉमिक कांस्टेंट में हम देखते हैं क्या क्या आता है। तो पहला तो एक बात आप समझ लीजिए यहाँ पे कि जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है उनके लिए फंडिंग की व्यवस्था अच्छी तरह नहीं होती है, और फंडिंग की व्यवस्था ना होने की वजह से वहाँ पे कोई भी प्रकार का हम डैम या कि फिर मतलब वाटर कंजर्व करने के लिए या वाटर स्टोर करने के लिए स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो वाटर स्टोर नहीं कर पाते हैं, तो एक तो ये भी सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर हो गया कि हम प्रॉपर वाटर स्ट्रक्चर्स हमारा नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहला कांस्टेंट लिखते हैं कि पुअर वाटर कंजर्विंग मैकेनिज्म, ठीक है। यह कह सकते हो कि डैम या कि जैसे कि हमारा वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है, हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लेस डेवलप्ड, ठीक है, यानी बहुत कम वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हमारा डेवलप हुआ होता है इस एरिया में। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, और क्या क्या फैक्टर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पुअर यील्ड होती है, तो पुअर यील्ड होने के और क्या फैक्टर हो सकते हैं, यहाँ का कंडीशन जो फार्मर है यहाँ का क्या होता है, पुअर होता है। तो फार्मर की कंडीशन क्या होती है, पुअर होती है, यानी गरीब होते हैं फार्मर, कहाँ पे, जो हमारा ड्राईलैंड एग्रीकल्चर होता है वहाँ पर, ठीक है। तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के फार्मर्स क्या होते हैं, पुअर होते हैं, क्योंकि यहाँ क्या होता है, यील्ड जो होती है लेस होने की वजह से इनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या होती है, ख़राब होती है, गरीब होते हैं लोग, ठीक है।
तीसरा क्या क्या हो सकता है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स में, कि लेक ऑफ द क्वालिटी सीड अवेलेबिलिटी, यानी कि हमारा जो ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी है, लेक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी सीड, ठीक है। यानी जो हमारा क्वालिटी सीड, यानी कि जो हम सीड मटेरियल यूज कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे इस एरिया के लिए डेवलप नहीं हो रहा, क्योंकि अक्सर साइंटिस्ट क्या करते हैं, इस एरिया को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो इग्नोर करने की वजह से क्या होता है कि इस एरिया में अच्छी हम मतलब इस एरिया के लिए जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एरिया है वहाँ के लिए अच्छी वैरायटीज़ हम डेवलप नहीं करते अक्सर, तो इसीलिए यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के सीड भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। अगला जो मेजर कांस्टेंट हमारा सोशियो इकोनॉमिक कांस्टेंट में हम देख रहे हैं कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या होता है, पुअर होता है, तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसे भी हमें याद रखना कि ड्राईलैंड कंडीशन का भी ये भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि आज की लेक्चर में हमने देखा कि कौन कौन से कांस्टेंट है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, कौन कौन सी परेशानियाँ होती है जिसका सामना करना पड़ता है, और इन परेशानियों को से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला हमने देखा कि क्लाइमेटिक कांस्टेंट कौन कौन से हैं, तो क्लाइमेटिक कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो क्लाइमेटिक कांस्टेंट आप याद रखेंगे, मैं आशा करता हूँ आपको। और यहाँ से हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है। तो पहला तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो पूछते हैं, तो पहला है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, यानी कि रेनफॉल जो हमारा अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट ऑनसेट ऑफ मानसून है, ठीक है, यानी कि मानसून देरी से आता है इस एरिया में, और ये आपको हमने समझा ही दिया किस तरह से मानसून देरी से आता है, इसको आप बैक करके भी वीडियो देख सकते हैं हमारा। देन हमें बताया कि अर्ली विड्रा ऑफ रेनफॉल होने से या मानसून को विड्रा यानी कि जल्दी से निकल जाता है जब मानसून, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, टर्मिनल ड्राउट का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टर्मिनल ड्राउट क्या होता है, ठीक है, यानी कि फ्लावरिंग के स्टेज में या कि रिप्रोडक्टिव स्टेज में, फ्लावरिंग या कह सकते हो आप रिप्रोडक्टिव स्टेज, ठीक है, इस स्टेज में जो भी हमारा वाटर की डेफिशिएंसी होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, टर्मिनल ड्राउट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल ड्यूरिंग द क्रॉप पीरियड, ठीक है, यानी कि लंबे अवधि के लिए सूखे की स्थिति बन जाती है इस एरिया में। अगला हमारा इनएडेक्वेट रेनफॉल। तो इस तरह से हमने देखा कि क्या क्या क्लाइमेटिक कांस्टेंट होते हैं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में, जैसे कि हॉट ड्राई विंड्स होते हैं, ओके। एंड इसका हमने सॉयल फैक्टर भी देखा कि यहाँ की सॉयल में लो ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, पुअर फर्टिलिटी स्टेटस होता है सॉयल का, पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, यानी बहुत कम वाटर होल्डिंग हो पाती है इस एरिया में। देन हमने देखा कि सैलो सॉयल डेप्थ होता है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि सॉयल गहराई कम होती है, एंड सॉयल सैलिनिटी एल्कलिनिटी प्रॉब्लम भी होती है। सॉयल एल्कलिनिटी या सैलिनिटी प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि रेनफॉल जब यहाँ नहीं होगी तो जो साल्ट्स हैं यहाँ पे एकुमुलेट होते हैं सरफेस में, तो इसकी लीचिंग भी नहीं हो पाती है, ठीक है, और लीचिंग ना होने की वजह से साल्ट ऊपर होते हैं रूट जोन में, जो कि प्लांट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अगला हमने देखा था सोशियो इकोनॉमिक कांस्टेंट क्या क्या है, तो जैसे कि पुअर वाटर कंस्ट्रक्टिंग मैकेनिज्म, यानी कि यहाँ पे स्ट्रक्चर्स वाटर जो कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके स्ट्रक्चर्स बहुत कम होते हैं। अगला है फार्मर्स जो होते हैं यहाँ के पुअर होते हैं, गरीब होते हैं, क्योंकि यील्ड कम होती है इस एरिया में, और अच्छे सीड्स की उपलब्धता भी नहीं हो पाती है क्वालिटी सीड की, क्योंकि यहाँ पे रिसर्चर ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस तरह से हमने रिवीजन किया। अब हमने जो पिछली क्लास में आपको जो 3 लेक्चर्स हमारे पिछले हुए हैं उससे रिलेटेड हम आपसे आज क्वेश्चन पूछेंगे, और लगभग आपसे हम 10 क्वेश्चन पूछेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा हमारा, आप लिख सकते हैं इसको कि ड्राई फार्मिंग में रेनफॉल कितनी होती है, ठीक है। ड्राईलैंड फार्मिंग में रेनफॉल बताना है कितनी होती है, ठीक है, क्या स्टेट है रेनफॉल का, इसे देखना है। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा रहेगा दोस्तों, ग्रोइंग पीरियड कितना होता है ड्राईलैंड फार्मिंग का, ठीक है, ड्राईलैंड को बताना हमें, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन रहेगा हमारा कि मेजर कांस्टेंट क्या क्या होते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा रहेगा कांस्टेंट क्या है, मेजर कांस्टेंट में पूछ रहा हूँ, ठीक है। रेनफेड में क्या कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब कि कौन सा इरोजन ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है, इरोजन की बात मैं कर रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन हमारा रहेगा यहाँ से कि जो ड्राईलैंड फार्मिंग स्टार्ट किया गया है सबसे पहले कहाँ से किया गया है, ठीक है। ड्राईलैंड
फर्स्ट टाइम कब शुरू किया गया था, व्हेन एंड वेयर। ये दोनों क्वेश्चन बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा CAZRI, इसका फुल फॉर्म आपको लिखना है, ठीक है, और साथ में कहाँ पे इस्टेब्लिश है, ठीक है, ये है कहाँ पे, इसको भी लिखना है साथ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इक्रीसेट का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ठीक है, इसको आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, और कहाँ पर है ये भी बताना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सातवां AICRP यानी कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कब शुरू किया गया था, ठीक है, व्हेन, किस ईयर में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, अगला क्वेश्चन हमारा होगा IGFRI, इसका हमें बताना ही कहाँ पर है, ठीक है, कहाँ पर उपस्थित है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन जो हमारा होगा क्रीडा, इसका फुल फॉर्म बताना है आपको CRIDA, और ये कहाँ पर है ये भी बताना है, कहाँ पर इस्टेब्लिश है और कब हुआ है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन रहेगा हमारा कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे को कमेंट सेक्शन में इन सारे क्वेश्चन का जवाब देंगे। एक आपका टेस्ट है आज जो हमने पिछले क्लास पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड। और अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।